हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 27 फरवरी और हम लोग क्या करते हैं और जनसत्ता न्यूज़ को यहाँ पे डीपली एनालिसिस करते हैं और जो भी फैक्ट निकल के आते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं। आइए इसी सिलसिले में हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का पेपर। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे ज्ञानवापी मामला आपको पता ही है। वहाँ पे पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन फिर वहाँ पे मंदिर को तोड़ के वहाँ पे क्या कर दिया गया, मस्जिद बना दिया गया। फिर ये मामला कोर्ट में चला, सारे जो है लीगल प्रोसीजर से चल रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो एग्जाम के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट देख लीजिए, हाई कोर्ट जो है यहाँ पे संविधान में जो है इसके लिए 214 में प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, हाईकोर्ट के बारे में पूछा जाता है कि हाईकोर्ट के बारे में संविधान में कौन सा आर्टिकल जो है उल्लेखित है। 214 में जो है हाईकोर्ट के बारे में बात किया गया है। अभी वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है हमारे देश में। कितने हैं? 25 हाईकोर्ट है, ठीक है। और हाईकोर्ट में जो जजेस का जो नियुक्ति होता है ना, वो राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा जाता है ये वाला, और तमाम स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। इलाहाबाद में, मतलब माफ कीजिएगा, मतलब हाईकोर्ट में जो है जजों की जो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और जजों के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो पहला तो वो नागरिक होना चाहिए देश का, ठीक है, नागरिक होना चाहिए। और उनको जो है 10 साल तक जो है प्रैक्टिस करना चाहिए एडवोकेट के लिए। आप जो यहाँ पे तमाम जो है आधार देखे हुए 10 साल तक कोर्ट का क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि 5 साल तक जो है वो न्यायिक पद पे अपना पद धारण किया हो, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि न्यायिक पद को लेकर 5 साल है या 10 साल है। जहाँ तक मुझे याद है 5 साल होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा और देख लेते हैं हम लोग। पिछला बार बीपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राज्यों में जो हाईकोर्ट होता है और हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने का ये पावर किसको है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के मामले में जजों की संख्या बढ़ाने का पावर किसको है? संसद को है। उसी प्रकार राज्य में जो होता है, राज्य में जो हाईकोर्ट होते हैं उनमें जो जजों की संख्या बढ़ाने का पावर ये है, राष्ट्रपति को होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर तमाम फैक्ट हम लोग देखे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं स्टेट पीसीएस में और खास करके बीपीएससी में, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले आर्टिकल पे आते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं अगले आर्टिकल पे? हाँ, एक वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो पंकज उदास जो है ना, उनका जो है निधन हो गया है। और वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे? तो गायन शैली से, ठीक है, वो सिंगर थे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग बात करेंगे, आपको पता ही ना, कलकत्ता जो है न्यूज़ में आ रहा है, कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल वाला न्यूज़ है, संदेश खाली को लेकर। यहाँ पे टीएमसी के जो एक नेता हैं, क्या नाम है उनका, जो है वहाँ पे यौन उत्पीड़न करते थे। और वहाँ पे जो है बहुत सारे जो इनके उनके ऊपर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, ठीक है, और आदिवासी लोगों को जो है जमीन हड़पने जैसे आरोप उन पे लगाए गए हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो यहाँ पे जो टीम है वहाँ पे जब जाती है तो यहाँ के टीएमसी के जो नेता है, कार्यकर्ता लोग उनका विरोध करते हैं और उन पर हमला करते हैं। आप समझ आ रहे हैं? तो देखिए, बंगाल में कौन सा पार्टी है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। याद रखिएगा, बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछता है कि जो भी पार्टियां न्यूज में रहती है ना, उनका स्टैब्लिशमेंट ईयर एक साइड दे देता है। जैसे कि टीएमसी कब बना था आपका? 1998 में बना था, क्लियर है। और और दूसरी तरफ देती है पार्टी का नाम, मैचिंग करने के लिए आपको पूछेगा। याद रखिएगा, टीएमसी का जो गठन है 1998 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी का याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो होता है उसका गठन हुआ था 1984 में, ठीक है, याद रखिएगा। और एक होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट जो पार्टी होता है, ये 1925 में बना था। और जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी एम वाला, 1964 में बना था। तो पिछले बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देखिएगा बीपीएससी में, ठीक है। तो मैंने आपके साथ जो डाटा को साझा किया। अब यहाँ पर देख लेते हैं वेस्ट बंगाल को लेकर। देखिए, वेस्ट बंगाल जो है ना, 3 देश के साथ हमारा जो है बाउंड्री शेयर करता है। एक तो बांग्लादेश के साथ, एक नेपाल और भूटान। याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल जो है ना 3 देश के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल, ये रहा वेस्ट बंगाल, 3 जो है देश के साथ क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन? एक हो गया बांग्लादेश, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बांग्लादेश, और नेपाल और भूटान। इस नाम को याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं तो क्या देखेंगे। मैंने यहाँ पे जो है चीज़ों को हाईलाइट करके रखा है ताकि खोजने में ज़्यादा समय जो है नहीं लगे। ये रहा। अम, देखिए, हाँ, अभी क्या हो रहा है, मतदाताओं को, आपको पता है ना, आर्टिकल जो है 326, आर्टिकल 326 ना में जो है मतदाताओं को
अधिकार है वोट देने का, आपको पता है ना, कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ। मतदाता को जो वोट देने का अधिकार है 326 में। और देख लीजिए यहाँ पे संविधान संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना पहले वोट देने का अधिकार जो है आपका 21 वर्ष हुआ करता था, जो कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से 18 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजा मतलब मतदान करने में जो है भागीदारी हो, इसलिए जो है भारतीय निर्वाचन आयोग जो प्रयास कर रही है, अभियान चला रही है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और 326 में वोट देने का अधिकार, 18 वर्ष जो है कर दिया गया वोट देने का अधिकार। अब भारतीय निर्वाचन आयोग देख लीजिए 324 में जो है इलेक्शन कमीशन का जो है, इंडियन नेशनल कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन का जिक्र है 324 में, आर्टिकल 324। ये भी जो है फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है? और इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, वर्तमान में जो है निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये भी याद रखिएगा, जैसे वनडे एग्जाम होता है ना, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग वगैरह, तो उसमें पूछ लेता है कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और आपको बता दें अभी जो है एक पैनल है जो कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो नाम को अपॉइंट करता है ना, एक इलेक्शन जो है कमेटी बैठता है, एक पैनल बैठता है, जिसके जो है प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनता है, प्रधानमंत्री रहेंगे, और लोकसभा के जो है अपोजिशन लीडर रहते हैं, और एक कैबिनेट स्तर के मंत्री रहते हैं। 3 लोगों का जो है पैनल होता है, जिस नाम को सिफारिश करते हैं उस नाम को जो है यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है? आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर कौन है? केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह, और यही जो है सहकारिता मंत्रालय भी, सहकारी जो है मंत्री भी, याद रखिएगा, दोनों हैं। तो इन्होंने बताया कि विपक्षी जो गठबंधन है ना, दलों का मकसद केवल क्या? परिवारवाद को बढ़ाना। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? दमनदीव। देखिए अभी जो है हमारा जो है 28 क्या है? स्टेट है, आपको पता ही है, और 8 क्या है? यूनियन टेरिटरीज है ना, यूनियन टेरिटरीज है। तो दमन दीव और दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव, यहाँ पर लिख देता हूँ जहाँ दिख पाए आपको, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है और एक यूटी बनाया गया है 2020 में, याद रखिएगा डेट को। ठीक है? अभी वर्तमान में 8 यूटी हैं, और यूटी के जो भी प्रशासक होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है? उसको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, याद रखिए। जैसे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होते हैं, बाकी राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। लेकिन दिल्ली के केस में क्या होता है? वहाँ पे कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुझे क्या देखने को मिलता है? हाँ, ये एडिटोरियल पेज है, इसमें कुछ तमाम फैक्ट देखेंगे, जैसे कि खर्च का बढ़ता बोझ। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स को लेकर जो आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसमें जो है पूरा जब आर्टिकल मैंने पढ़ा, जो निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, महंगाई और प्रति व्यक्ति खर्च जो है ना बढ़ना, एक जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, महंगाई और प्रति व्यक्ति खर्च बढ़ना एक जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन साथ साथ क्या बढ़ना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा, जो कि एक चिंता का विषय है। ठीक है? ये तो समझने वाली था, कॉन्सेप्ट बात था। क्वेश्चन क्या पूछता है? महंगाई क्या समझते हैं? इन्फ्लेशन, आपने इन्फ्लेशन का नाम सुना है ना, इन्फ्लेशन या महंगाई। महंगाई क्या होता है? मान लीजिए आप जो है ना पहले 10 रुपये में आप जो है 10 आम खरीदते थे। ठीक है? अब आपको इसी 10 आम के लिए आपको जो है 15 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गया। ये क्या हो गया? महंगाई हो गया। तो यहाँ पर पैसा आप देख रहे हो ना, पैसा का कीमत क्या हो रहा है? घट रहा है। जो पहले 10 रुपये में मिलता था हमको, अब हमको 15 रुपये पे करना पड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे पैसा का जो है क्रय शक्ति, जिसको परचेजिंग पावर बोलते हैं, वो घट जाता है। महंगाई में यही होता है। ठीक है? तो आपको हम बता देते हैं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय जो बैंक है हमारा आरबीआई है ना, जिस नीति को फॉलो करती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और जो हमारा सरकार है, गवर्नमेंट है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जिस नीति को फॉलो करती है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। ठीक है? फिजिकल पॉलिसी कई दफ़ा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फिजिकल पॉलिसी किससे संबंधित है। ठीक है? जैसे आरबीआई जो क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को बढ़ा देता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, समझ रहे हैं ना, सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देता है। ये सब जो है टेक्निकल टर्म है और इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्चुअल है। जब भी मौका मिलेगा मैं इसका जिक्र करते रहूँगा। एक जो है रेपो रेट का जो है बार बार जिक्र आता है, रेपो रेट को देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जब किसी बैंक को, कॉमर्शियल बैंक कहाँ से लोन लेता है? आरबीआई से लेता है। जब कॉमर्शियल बैंक को अल्पकालीन, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना होता है, तो जिस रेट पे जो है उसको लेना होता है उसी को रेपो रेट बोलते हैं। याद रखिएगा, ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कृषि क्षेत्र में क्या चिंता है। आप आंसर मेंस राइटिंग में काम आएगा कि कृषि जो है ना, ऐसे लिखिएगा, कृषि क्षेत्र की चुनौती, ऐसे लिखना है आपको। और
सर्कल बना के यहाँ पे लिख देना कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं। देखिए जैसे कि फसलों के बर्बाद होने की जो हो जाता है, जैसे मौसम के मार के कारण क्या होता है, जब फसल पक गया आपका, काटे, किसान लोग काट दिया, उसको रख दिया, लेकिन जो है मौसम जो है कभी बारिश आ गया, कुछ हो गया, तो उससे क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है। ये चुनौती है पहला, कि भंडारण की यहाँ पर सुविधा नहीं है। दूसरा क्या है, लागत बढ़ना, फसलों के उत्पादन में लागत बढ़ जा रहा है, ठीक है। और फिर लागत तो बढ़ जा रहा है, लेकिन जो हम फसल को बेचते हैं ना, तो वाजिब हमको रेट नहीं मिलता है। इससे नुकसान को क्या होता है, किसान को क्या होता है, नुकसान होता है। एक मनरेगा न्यूज़ में देखिए, मनरेगा वो स्कीम है, यहाँ पे आपको 100 दिन का जो है ना गारंटी रोजगार मिलता है। जो अकुशल जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या मिलता है, 100 दिन का गारंटी स्कीम, मतलब रोजगार मिलता है। अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो फिर आपको अलाउंस मिलेगा, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा आपको। क्लियर है, ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। और 2006 में जो इसको लॉन्च किया गया था। और मनरेगा जो है ना, किस मिनिस्ट्री के तहत रन होता है, आपको पता है किस मिनिस्ट्री के तहत, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। याद रखिएगा, यूपीएससी में कई दफा पूछा है कि किस मंत्रालय का आता है। देखिए यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो मंत्रालय पूछता है। क्या पूछेगा, मंत्रालय पूछेगा। लेकिन स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में क्या पूछेगा, ईयर पूछ देगा या उसका उद्देश्य पूछ देगा। तो याद रखिएगा, मनरेगा जो है ना आपका 2006 में लागू हुआ था। ये फैक्ट को याद रखिएगा, कई दफा एग्जाम में पूछा गया। फिर हम लोग बात करेंगे भिक्षावृत्ति, जो भीख मांगने का जो चलन है ना, उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। और भारत सरकार का प्रयास है कि जो भी भिक्षावृत्ति में जो संलिप्त लोग हैं, उनको जो है मुख्य धारा में कैसे लाएं, ठीक है, उनको जो है सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान करें, उनकी जो है जीवन स्तर को कैसे सुधार करें, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कारण है, क्या कारण है कि जो भारत में भिक्षावृत्ति देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपको आंसर मेंस राइटिंग में देखने को काम आएगा। तो वहाँ पे बताना है कि जो भिक्षावृत्ति के जो पीछे कारण है, वो गरीबी है, ठीक है, अशिक्षा है, मानसिक विकार है, ठीक है, बाल शोषण है। ये तमाम जो कारणों से आपको भारत में भिक्षावृत्ति देखने को मिलता है, ये तो कारण हो गया। फिर यहाँ पे बात करेंगे इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है चीज़ों को। तो भिक्षावृत्ति क्या है, देखिए भिक्षावृत्ति क्या एक सामाजिक समस्या है, जिसे हल करने के लिए सरकार के साथ साथ, मतलब जो भिक्षावृत्ति का जो है यहाँ पे क्या है, चलन है, यहाँ पे सरकार के साथ साथ सामाजिक संस्था को जो है साथ मिलकर कार्य करना होगा, और यहाँ पे नागरिकों को भी प्रयास करना होगा। तो ये आप जो है ना, ये एक सुझाव में लिखेंगे। जो जब आंसर राइटिंग लिखते हो ना, तो पहले क्या लिखते हो, इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर लिखते हो बॉडी लिखते हो, फिर उसके बाद कंक्लूजन देते हो। तो कंक्लूजन में अगर क्वेश्चन में सुझाव वगैरह मांगेगा, तो आपको यही सुझाव देना होता है, ठीक है। ये भिक्षावृत्ति एक सामाजिक समस्या है, और जिसे हल करने के लिए सरकार के साथ सामाजिक संस्था और भारत के जो है नागरिकों को प्रयास करना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक और मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, और साथ ही साथ क्या है, ये भी सजेशन में आप लिख सकते हो कि भिक्षावृत्ति की समस्या को कम करने के लिए जो कानून का जो प्रभावी ढंग से लागू करना, जो भी कानून बनाए गए हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, जो भी स्कीम बनाए गए हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, साथ ही साथ गरीबी, अशिक्षा और बाल शोषण जैसी समस्याओं को भी दूर करना है। तो ये आप चीज़ को अपने आंसर राइटिंग में फिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, कतर। आपको पता है ना, कतर और भारत के बीच में अभी जो है कुछ दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। कतर में जो है, अब हमारे प्रधानमंत्री विजिट किए थे अभी कतर के, का जो राजधानी याद रखिएगा दोहा। बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो यहाँ पे जितने भी जो इंपॉर्टेंट जो शहर है ना, जो न्यूज़ में आते रहते हैं ना, पिछला बार क्या पूछा था कि सऊदी अरब में कौन कौन से शहर हैं, तो बहुत लोग जो न्यूज़ वगैरह पेपर वगैरह पढ़ते थे तो उनको पता था। अबू धाबी के बारे में पूछा था, यूएई के बारे में पूछा था, तो अबू धाबी हो गया, ठीक है, और दुबई हो गया। ये सब शहर कहाँ आता है, यूएई में आता है। कतर वगैरह कहाँ आता है, मतलब दोहा वगैरह कतर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। हम लोग क्या देखेंगे, कतर को लेकर न्यूज़ में क्या है, तो कतर में जो है ना, अभी वहाँ पे भारतीय लोग थे, 8 भारतीय थे, उस पर जासूसी का आरोप लगा के उसको जो है मौत का सजा दे दिया गया था। लेकिन हमारे जो है प्रधानमंत्री ने वहाँ हस्तक्षेप किया और मामले को नज़र रखा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर जो थे वहाँ पे जो है चीज़ों के बारे में ध्यान रखा, और अपने डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से, बातचीत के माध्यम से चीज़ों को जो है वहाँ पे रिजॉल्व कर दिया, और 8 जो भारतीय को देश वापस ले आया गया, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा, COP28 जो है ना, COP28 का जो कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है। दुबई कहाँ है, यूएई में। तो COP28, ठीक है, और दुबई। जब हम लोग को क्या करेंगे, करंट अफेयर टॉपिक जब कवर करेंगे ना, ठीक है, तो इसमें सारे को थीम वगैरह देख लेंगे, और COP20 का क्या उद्देश्य वगैरह सब कुछ देख लेंगे। यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है, COP28 का जो सम्मेलन हुआ था दुबई में हुआ है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी देख लीजिए, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल। ये भी वनडे एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है, ये डेट को याद रखिएगा। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कौन है, वो अजीत डोभाल। जब भी प्रधानमंत्री विदेशों में जब विजिट करते हैं ना, तो आप देखिएगा साथ में ये रहते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि बाहर देखिए जो आपका जो वेस्टर्न एशिया है ना, वेस्टर्न एशिया क्यों न्यूज़ में आता है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स, वहाँ पे नेचुरल जो गैस है ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस कारण से भारत को जो है इन ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा चाहिए तो हमें इन देशों के साथ हमारे संबंध को मजबूत करना होगा, ठीक है। और बाकी देश हम लोग को क्या देखते हैं, मार्केट की तरह देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये हमारे किम जोंग उन है, उत्तरी जो है ना उत्तर कोरिया के ये हेड है, ठीक है, किम जोंग उन। चलिए और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, इनका नाम याद रखिएगा, अश्वथ कौशिक। ये कौन है, तो भारतीय मूल के, ये है आपके सिंगापुर के नागरिक है, भारतीय मूल के सिंगापुर के नागरिक है। इनका फेस आप याद रखिएगा। इन्होंने जो है ना, ये मतलब ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये चेस प्लेयर है, शतरंज खेलते हैं, और इन्होंने एक ग्रैंड मास्टर को जो है ना हरा दिया था, ठीक है। इस कारण से ये न्यूज़ में थे। तो कभी कभी वनडे एग्जाम में या बीपीएससी और जेपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे हम लोग, हाँ, ऐसे समाज का निर्माण करना है, ठीक है, ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पे सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो फैक्ट निकल के आया है, पहला फैक्ट को याद रखिएगा कि 2047 तक भारत को क्या बनना है, डेवलप कंट्री बनना है, विकसित बनना है। और विकसित बनने के लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम विकसित बनने के लिए आपको कम से कम 9 से 10% जो आपको वृद्धि दर जो है मेंटेन करना होगा, याद रखिएगा। इनफैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ 2047 तक हमको क्या करना होगा, डेवलप बनना है। साथ ही भारत टैक्स जो है ना, ये कपड़ा क्षेत्र से जुड़ा हुआ उद्योग है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए भारत टैक्स है। याद रखिएगा कि चर्चा में रहा भारत टैक्स जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है कपड़ा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना, इसको जो है 2019 में लॉन्च किया गया था। और पीएम किसान जो सम्मान निधि योजना है, इसके तहत क्या होता है, किसानों को 6,000 का आर्थिक सहायता दिया जाता है ताकि वो अपने खेती वगैरह से जो है चीज़ों में लगा सके, ठीक है। तो किसान सम्मान निधि योजना याद रखिएगा, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर हम लोग आगे जब बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, मैंने नोट करके रखा हुआ है, ये सबको न्यूज़ को हम लोग को पढ़ना नहीं है क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ये वाला देखिए, डब्ल्यूटीओ को लेकर। डब्ल्यूटीओ ना, इसमें कितने मेंबर है वर्तमान में, 164, याद रखिएगा। डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर है, 164। डब्ल्यूटीओ को पहले क्या बोलते थे, गैट बोलते थे, याद है ना, गैट। और डब्ल्यूटीओ कब बना है, 1995 में बना है ना। ये 3 फैक्ट वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मुद्दा क्या है, देखिए हम लोग जो एमएसपी पे जो गेहूं चावल वगैरह खरीदते हैं ना, गेहूं धान वगैरह खरीदते हैं ना, तो डब्ल्यूटीओ बोलता है कि आप जो है ना कृषि क्षेत्र में सब्सिडी नहीं दे सकते। कृषि जो है ना एमएसपी का विरोध करता है, और जो भारत जो सब्सिडी देता है ना उसका विरोध करता है डब्ल्यूटीओ। इसी को मुद्दा को लेकर है, सार्वजनिक खाद्य भंडारण को लेकर। हम लोग जो एमएसपी पे जो अनाज खरीदते हैं, जो भारत सरकार खरीदती है गेहूं और चावल को, क्यों खरीदती है, वो लोग चावल गेहूं खरीद लेती है और स्टॉक रखती है ताकि गरीब लोग, हमारे देश में गरीब लोग भी तो है ना, उनका भी तो खाद्य सिक्योरिटी को हमको मेंटेन करना है ना। तो इसी के लिए तो यहाँ पे फसलें को, धान गेहूं को खरीदा जाता है। भारत बोल रहा है कि डब्ल्यूटीओ का जो ये आरोप है कि वो भारत जो है कृषि क्षेत्र में सब्सिडी ना दे, तो ये हम लोग नहीं मानेंगे। इसी को लेकर जो मुद्दा चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, सार्वजनिक खाद्य मुद्दा भंडारण, ये मेन आंसर राइटिंग में काम आएगा आपको वनडे एग्जाम के लिए। देखिए डब्ल्यूटीओ का 164 मेंबर है, 1995 में बना था ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मुद्दा क्या है, तो सार्वजनिक खाद्य भंडारण को लेकर हम लोग क्या करते हैं, एक कार्यक्रम याद रखिएगा, PSH, क्या बोलते हैं, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सरकार जो है एमएसपी पर जो है किसानों से जो चावल और गेहूं खरीदती है और उसको, उस खदान को भंडारण करती है और गरीबों को वितरण करती है। तो PSH कार्यक्रम याद रखिएगा क्या है, ये आपको स्टेट पीसीएससी में और यूपीएससी में पूछ सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, और आगे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए नाटो को लेकर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बना है ना, ये रूस के खिलाफ बना है ये लोग, ठीक है। ये किसके नेतृत्व में बना था, यूएसए के नेतृत्व में बना है, यूएसए के। अभी वर्तमान में नाटो में जो है कितना देश है, 31 देश है, कितना, 31 देश है। और नाटो का पता है ना, अगर इसके किसी एक मेंबर पे अगर हमला होता है तो पूरे जो है ना नाटो पे हमला माना जाएगा, समझ रहे हैं ना। 31 मेंबर है, मान लीजिए किसी देश पे जो है हमला हो गया तो ये पूरा 31 देशों पे हमला माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सामूहिक कॉन्सेप्ट चलता है,
तो यहाँ पे स्वीडन को लेकर जो यहाँ पे बातचीत चल रहा है कि उसको मेंबर बना दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए प्रोसेस चल रहा है और स्वीडन को जो है जल्द ही इसका मेंबर बना दिया जाएगा। यूक्रेन भी इसमें जुड़ना चाहता है, यूक्रेन भी इसमें ऐड होना चाहता है, लेकिन रसिया चाहता है कि नहीं, यूक्रेन जो है इसके साथ नहीं जुड़े, क्योंकि यूक्रेन जो है ना अपना बाउंड्री साझा करता है रशिया के साथ, आपको पता है ना। इसी कारण तो युद्ध चला है यूक्रेन और आपके रूस के बीच में, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का जुड़ना चाहता है। ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब है ना, पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, चाहे कितना भी हम लोग को इसके साथ ये रिलेशन खराब रहे, लेकिन नज़र तो रखना ही होगा ना। देखिए, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो इमरान खान का जो पार्टी है ना, पीटीआई, ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पीटीआई जो है ना, इमरान खान का किस पार्टी से संबंध है? पीटीआई से। और अभी यहाँ पे पंजाब जो प्रांत है, पंजाब प्रांत है, वहाँ के जो है मुख्यमंत्री बने हैं, क्या नाम है इसका? उनका नाम है, और मैंने यहाँ पर नोट किया, मरियम। ये नवाज शरीफ की जो बेटी है। तो आप देख रहे हो वहाँ पर परिवारवाद भी चल रहा है, पाकिस्तान में परिवार चल रहा है, भाई भतीजावाद चलता है वहाँ पे, अंकल कल्चर चलता है, ठीक है। देखिए, अंकल कल्चर जो है ना आपका, ये आपका न्याय मतलब जो जुडिशल जो है ना फील्ड, वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि जो भी जजेस बनते हैं ना, एक लिमिटेड परिवार के ही मेंबर बन पा रहे हैं, तो इसी को जो है अंकल कल्चर बोला जाता है, ठीक है। तो ये कभी कभी शब्द आपको सुनने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे आप को लेकर। देखिए, आप जो है ना, ये पार्टी कब बना था? याद रखिएगा, 2012 में बना था, है ना। तो ये जो है मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया, बाकी मुझे इस आर्टिकल पे कुछ खास नज़र नहीं आया। फिर यहाँ पे बात करेंगे चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग को लेकर जो यहाँ पे बात करेंगे, और हमने बताया था कि तृणमूल कांग्रेस का जो पार्टी है 1998 में बना था। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा मैचिंग के फॉर्म में, आप लोग याद रखिएगा। चुनाव आयोग के बारे में ही बात किया था हमने। 324 जो है जिक्र करता है चुनाव आयोग के बारे में। इसमें अभी वर्तमान में 3 मेंबर हैं, एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 जो है अन्य सदस्य हैं, ठीक है। चलिए, और इन तीनों का जो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद का। नाम सुनी होगा आप लोग। तो विश्व हिंदू परिषद का जो है ना, कभी कभी आर्टिकल आते रहता है न्यूज़पेपर में। तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं, कौन बने? आलोक कुमार बने हैं। और इसके बाद हम लोग फिर आते हैं यहाँ पे। देखिए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना किसानों जो है विरोध कर रहे हैं इसी मुद्दों को लेकर, डब्ल्यूटीओ का। अभी डब्ल्यूटीओ का जो है सम्मेलन हो रहा है, मंत्रिमंडलीय सम्मेलन का यूएई में हो रहा है, और यहाँ पे जो है भारत और डब्ल्यूटीओ के बीच में बातचीत चल रहा है कि एमएसपी को लेकर, जो भारत सरकार एमएसपी पे जो चीज़ों को खरीदती है, अनाज खरीदती है, उसी को लेकर मुद्दा चल रहा है। यहाँ पर किसान जो है ना विरोध कर रहे हैं कि आप जो है, भारत को बोल रहा है कि भारत जो मतलब हमारा जो देश है वो जो है वो इस मुद्दे को ना माने, वो जो सब्सिडी खत्म करने के बाद जो डब्ल्यूटीओ बोल रहा है ना उसको ना माने, नहीं तो इसके जो परिणाम घातक हो सकते हैं। यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है, ठीक है। चलिए, और ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वही इलाका है जहाँ पे पहला जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना 1966 में, 1966 से 7 में हुआ था ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या होता है उसको, हरित क्रांति बोलते हैं। तो इसका जो सकारात्मक प्रभाव, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था, यही इलाका में देखने को मिला था, ठीक है। एक बार जेपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन पिछले बार पूछा गया था, ऑप्शन दे दिया गया था और बोला था कि किन क्षेत्रों में, किस घाटी में जो है ना हरित जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव नहीं रहा था। तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो है घाटी लिखा हुआ था जहाँ पर उसका प्रभाव नहीं था। बाकी आपका सतलज वाला हो गया था। ये तमाम जो आपका जैसे ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, नॉर्थ ईस्ट में जो यहाँ पे आपको पता है ना उबड़ खाबड़ मतलब पहाड़ वगैरह, तो यहाँ पर खेती वगैरह कहाँ से हो पाएगा। तो बाकी इलाकों में जो है यहाँ पे आपको खेती देखने को मिला था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है जेपीएससी में पूछा गया था। फिर हम लोग बात करेंगे, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, हरित क्रांति के जो फादर है भारत में एम एस स्वामीनाथन, उनको जो है भारत रत्न दिया जा रहा है इस बार। और भारत रत्न के बारे में पता ही आपको 1954 से इसको शुरू किया गया है। 1954 से अभी तक जो है 50+ लोगों को दे दिया गया, 53 लोगों को जो अब तक मिल चुका भारत रत्न। याद रखिएगा इसको, ये फैक्ट है। अब इस बार जो है 5 लोगों को जो है यहाँ पे भारत रत्न मिल रहा है, भारत रत्न 5 लोगों को मिल रहा है। एक तो एम एस स्वामीनाथन हो गए, एक मनमोहन सिंह हो गए, एक पीवी नरसिम्हा राव हो गए, 3 हो गए यहाँ पे, और 2 अभी और हैं। 2 नाम अभी मैंने जो है मुझे याद नहीं आ रहा है, 2 और नाम है, ठीक है। हाँ, लाल कृष्ण अडवाणी हो गए 4, एक और हैं, उसको मैं आपको बाद में जो है कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। ये समय हमारे पास लिमिटेड होता है और 24 मिनट हो गया। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अगले मुद्दे पे देखने को क्या मिल रहा है, याद रखिए अमृत भारत स्टेशन योजना, याद रखिएगा ये जो है रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार के लिए उसके विकास से जुड़ा हुआ है ये स्कीम।
फिर हम लोग बात करेंगे ये वाला पुरातात्विक स्थलों। यहाँ पे जो जितना भी भारत का जो हेरिटेज वाला जगह है ना, उसको जो है संरक्षण करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे निजी क्षेत्रों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इन्वाइट किया जा रहा है। उसी के लिए 2017 में एक योजना आया था, याद रखिएगा 2017 में एक योजना आया था, उसका नाम था, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है अडॉप्ट आ हेरिटेज। पूछेगा अडॉप्ट आ हेरिटेज, है ना, हेरिटेज ये क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा जो स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, उसको संरक्षण से जुड़ा हुआ है। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर हम लोग बात करेंगे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI, ठीक है। जो सर्वेक्षण होता है ASI, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। कई दफ़ा जो है एग्जाम में पूछा गया है UPSC में, और मैंने इसको जो हाईलाइट कर दिया गया है। इस योजना के तहत जो है ना 5 साल के लिए जो है सौंपा जाएगा, जो भी निजी कंपनी जो भी सिलेक्ट होंगे वहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। तो अगले मुद्दे में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया इस आर्टिकल में। और इसके बाद सीधा स्पोर्ट्स सेक्शन में आएंगे। और स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नज़र, देखिए एशियाई जो ट्रैक साइकिलिंग है ना, भारत को जो है 18 पदक मिला है। और टॉप में कौन रहा, मलेशिया टॉप में रहा। तो इसको आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद मुझे कुछ ज़्यादा फैक्ट नज़र नहीं आए, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसमें महत्वपूर्ण है जो छूट गया है, तो आप लोग जो है इसको पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कुछ भी इंक्वायरी फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं। धन्यवाद।